नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बाइडेन की सुरक्षा में चूक, काफिले की गाड़ी में ड्राइवर ने बैठा लिया सवारी, ले गया होटल। दुल्हन की तरह सजी सीमा, सचिन भी दूल्हे की तरह तैयार, क्या फिर से करने जा रहे हैं शादी। इन तीन शख्सियत की मेहनत लाई रंग, G20 समिट में दोस्त दुश्मन सब हुए एक। कर्नाटक में कांग्रेस को हराने के लिए बन सकता है ये समीकरण, खड़गे ने जताई आशंका। तीसरी छलांग के जरिए आदित्य L1 पहुंचा अगली कक्षा में, अब 15 सितंबर का दिन अहम। इन राज्य में अगले 3 दिन तक होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट, जाने मौसम अपडेट। अब समाचार विस्तार से। जो बाइडेन की सुरक्षा में चूक की खबरें सामने आई हैं। दरअसल बाइडेन के काफिले की एक गाड़ी के ड्राइवर ने एक सवारी को कार में बिठा लिया और उसे सीधे होटल तक लेके चला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही को सुरक्षा में तैनात जवानों ने पकड़ लिया है। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। गनीमत है कि सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक टल गई है। बता दें कि ये ड्राइवर बाइडेन के काफिले के लिए हायर की गई गाड़ी में प्राइवेट पैसेंजर को लेकर होटल ताज मान सिंह तक पहुंच गया। आर्टिका गाड़ी पर सिक्योरिटी से जुड़े तमाम स्टिकर लगे हुए थे। जो बाइडेन के काफिले के लिए कुछ गाड़ियां अमेरिका से आई थी तो कुछ गाड़ियां भारत से मुहैया कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक शनिवार सुबह आर्टिका गाड़ी के इस ड्राइवर को इसके रेगुलर कस्टमर ने होटल ताज मानसिंह जाने के लिए कॉल किया। इस गाड़ी को बाइडेन के काफिले के साथ चलाना था, लेकिन ड्राइवर अपने रेगुलर कस्टमर के फोन आने पर उसे लोधी एस्टेट से पिक करके ताज मानसिंह ले गया, जहां तैनात सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर और उस सवारी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया और काफिले से गाड़ी को हटवा दिया गया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 3 के दौरे पर भारत में रहे। बाइडेन अब दिल्ली से वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। बाइडेन 8 सितंबर की शाम को भारत आए थे। बाइडेन ने G20 में भाग लिया, कई अहम घोषणाएं की। बाइडेन आज सुबह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली स्थित राजघाट भी गए थे। अपने दौरे के दौरान बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, जिसमें दोनों ने टेलीकॉम, स्पेस, रक्षा और एजुकेशन जैसे सेक्टर में सहयोग करने पर सहमति जताई। इसके अलावा बाइडेन ने G20 से इतर भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत के भी ऐलान किया। ये अपनी तरह का पहला आर्थिक गलियारा होगा। भारत, UAE, सऊदी अरब, EU, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका इसमें शामिल है। इसमें भारत से यूरोप तक वाया मिडिल ईस्ट आर्थिक गलियारा बनेगा। पाकिस्तान से भारत आए सीमा हायदर के दुल्हन वाले लुक ने सभी को चौंका दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो फिर से शादी कर रही हैं। सीमा हायदर और सचिन मीणा की स्टोरी कौन नहीं जानता। हर तरफ सीमा और सचिन की चर्चाएं हैं। इस बीच सीमा हायदर और सचिन मीणा की नई स्टोरी ने भी सभी को चौंका दिया है। नई फोटोज में सीमा हायदर किसी दुल्हन की तरह सजी हुई हैं और इसके अलावा फोटो में सचिन मीणा भी दूल्हे की तरह तैयार दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये अंदाजा लगाने लगे हैं कि सीमा और सचिन कहीं फिर से एक बार शादी तो नहीं कर रहे, लेकिन ये सच नहीं है। आइए जानते हैं कि दूल्हा दुल्हन के लिबास में सीमा और सचिन क्या कर रहे हैं। बता दें कि सीमा और सचिन का जो लुक वायरल हुआ है उसमें दोनों भगवा रंग के लिबास में दिख रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से दोनों सजे हैं ऐसा लग रहा है कि दूल्हा दुल्हन है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सीमा हायदर और सचिन के नए लुक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जान लें कि सचिन और सीमा जन्माष्टमी के मौके पर किसी दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार हुए थे। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के सिंध से भारत आई सीमा हायदर अब लगभग पूरी तरह से सनातन धर्म को अपना चुकी हैं।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी सीमा हैदर ने बड़े धूमधाम से मनाई। सीमा हैदर ने इस मौके पर पूरे विधि विधान से हवन और पूजा की। इस दौरान सीमा हैदर से बच्चे भी राधा कृष्ण की तरह सजे हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर पर आरोप है कि वह अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई है। वो अपने साथ 4 बच्चों को लेकर आई है। सीमा का दावा है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ सचिन मीणा के प्यार में किया। वो बस किसी तरीके से सचिन के साथ रहना चाहती हैं। हालांकि इससे पहले सीमा पर एजेंट होने के आरोप भी लग चुके हैं। सचिन और सीमा से इस संबंध में एजेंसी भी पूछताछ कर चुकी है। G20 सम्मेलन के पहले दिन की घोषणा पत्र जारी होने की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको भी आश्चर्य होगा कि कैसे संभव हुआ। इस कामयाबी के पीछे 3 लोगों की अथक मेहनत बताई जा रही है। दिल्ली में आयोजित G20 मीटिंग को कामयाब समिट बताया जा रहा है। इस समिट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहले दिन यानी 9 सितंबर को ही घोषणा पत्र जारी हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि समिट पर रूस यूक्रेन विवाद पर साया नहीं पड़ा। इसके साथ ही आर्थिक गलियारों के बनाए जाने पर सहमति बनी। इस बैठक में भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस, चीन और अमेरिका तीनों को मना लिया। यूक्रेन के पक्षधारों को समझाया तो रूस और चीन को बताया कि जब दुनिया उम्मीद भरी नजरों से हम लोगों की तरफ देख रही है तो विवाद के विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इस सफल बैठक के लिए 3 अहम लोगों की कोशिशें रंग लाई, जिसमें शेरपा अमिताभ कांत, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। G20 मीटिंग की तैयारी पिछले 1 साल से चल रही है। शेरपा अमिताभ कांत सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और सिलसिलेवार हर बिंदु को समझने की कोशिश की। अगर किसी ने असहमति की बात कही तो उसने समझाने और मनाने की कोशिश की। इसके साथ ही G20 से जुड़े अधिकारियों ने सावधानी के साथ मसौदे को तैयार कर विवादित मुद्दों पर भी सहमति बनाने का आधार तैयार किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 60 दिनों में करीब 48 बैठकें की और सभी बैठकों से बातचीत का आधार तय किया। बता दें कि इसी साल मार्च में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति नहीं बनी तो उन्होंने हिम्मत हारने के जगह बातचीत के जरिए एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की और उसका असर नजर आ रहा है। विदेश मंत्री के तौर पर उसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही। राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आखिरी समय में जबरदस्त शॉट खेला। उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे पर न सिर्फ चीन और रूस को समझाने में कामयाब हुए बल्कि G7 देशों को भी समझाया और अपनी कोशिशों में कामयाब भी हुए। इस तरह से चीन का रुख था, अमेरिका अड़ा हुआ था, रूस अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा था। वैसे में आम सहमति का बन पाना मुश्किल लग रहा था। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कर्नाटक में एक साथ आ सकती, लेकिन वे राज्य में कांग्रेस की संभावनाओं को दबा नहीं पाएंगे। खड़गे ने यह भी कहा, मैंने अखबारों में पढ़ा कि उन्होंने हाथ मिला लिया। मैंने देवगौड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पकड़े हुए तस्वीर भी देखी। हो सकता है कि वे एक साथ आने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनका गठबंधन कैसे होगा, दोनों के बीच कितनी सीटों का बंटवारा होगा, कैसे होगा, ये अभी साफ नहीं है। हालांकि इस बात की पर्याप्त संकेत कि दोनों एक साथ आ सकते हैं। बीजेपी कर्नाटक में जेडी से गठजोड़ करके कांग्रेस को हराना चाहती है, यानी क्या ये कांग्रेस को दबाने की योजना है? इस सवाल पर खड़गे ने कहा, हमें कोई दबा नहीं सकता। हम शुरू से ही कर्नाटक में चुनाव का अपने दम पर सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में करीब 26 से 28 पार्टियां विपक्षी फ्रंट इंडिया चुनाव का सामना करने के लिए एक साथ आई है, क्योंकि 60% वोट विपक्षी दलों के पास है। अगर 60% वोट एक साथ आते हैं तो राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन के साथ 40% वोट होंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें सफलता मिलेगी। वरिष्ठ बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाले जथ के साथ समझौता करेगी। इस घोषणा से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने कहा था कि चुनावी सहमति के तहत जथ कर्नाटक में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां कुल 28 निर्वाचन क्षेत्र हैं।
10 सितंबर को आदित्य L1 ने तीसरी छलांग के जरिए धरती की अगली कक्षा में दाखिल हो गया है। अब अगली छलांग 15 सितंबर को लगाई जाने वाली है। L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 मिशन को कुल 15 लाख किमी की दूरी तय करनी है। आदित्य L1 कामयाबी के साथ तीसरी छलांग लगा चुका है। अब ये 296 किमी के घेरे में 71,767 किमी पर चक्कर लगा रहा है। इससे पहले 5 सितंबर को दूसरी छलांग में इसे 282 किमी बाय 40,225 किमी की कक्षा में पहुंचाया गया था। तीसरी छलांग की प्रक्रिया को ISTRAC बेंगलुरु द्वारा सफलता में अंजाम दिया गया। इस दौरान मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर के ग्राउंड स्टेशन ने रिकॉर्ड किया। अब 15 सितंबर को अगली कक्षा में पहुंचने के लिए छलांग लगाई जाएगी। 15 सितंबर को न सिर्फ आदित्य L1 अगली कक्षा में छलांग लगाएगा, बल्कि उसे और आवश्यक गति प्रदान की जाएगी। वो L1 कक्षा तक आसानी से पहुंच सके। जब धरती की कक्षा में सफलता के साथ आदित्य L1 को निकाल लिया जाएगा, उसके बाद ट्रांसलैग्रेजियन छलांग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस तरह से L1 तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ 110 दिन लगेंगे। बता दें कि जिस तारीख यानी लॉन्च होने वाली डेट के 16 दिन बाद TLI की प्रक्रिया आगाज होगी। L1 ऑर्बिट धरती की कक्षा से 1.5 लाख किमी दूर से सूरज और धरती की अक्ष पर है। वो बिंदु है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को खारिज कर देते हैं और कोई भी वस्तु वहां लटक जाता है। इससे पहले मंगलवार को स्ट्रैक वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 के दूसरे पृथ्वी संबंधी पैंतरेबाजी को सफलतापूर्वक लागू किया था और अंतरिक्ष यान को 282 किमी बाय 40,225 किमी की कक्षा में स्थापित किया था। मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में स्ट्रैक इसरो ग्राउंड स्टेशन ने उपग्रह को ट्रैक किया था। दूसरा पृथ्वी बाउंड ऑपरेशन 3 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च होने के एक दिन बाद इसरो ने पहले पृथ्वी बाउंड छलांग पूरी की थी और अंतरिक्ष यान को 225 किमी बाय 22,459 किमी की कक्षा में स्थापित किया गया था। आदित्य L1 एक उपग्रह है जो सूर्य का व्यापक अध्ययन करेगा। इसमें 7 अलग अलग पेलोड है, 5 इसरो द्वारा और 2 इसरो के सहयोग से एकेडमी संस्थानों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। आदित्य L1 के साथ इसरो और गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव के अध्ययन में उद्यम करेंगे। आदित्य L1 के वैज्ञानिक उद्देश्यों में कोरोनल हीटिंग, सौर वातावरण की गतिशीलता और तापमान अनिसोट्रॉपी का अध्ययन शामिल है। देश में मानसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक विभिन्न राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश में पिछले 2 से 3 दिन से बारिश का एक बार सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर भारी बरसात हुई है। विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आज भी बारिश होगी, जबकि महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में 9 सितंबर से शुरू हुई बारिश के 11 सितंबर तक जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद उसमें कमी आ जाएगी। इस बीच पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक ताजा चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है। इसके चलते 12 सितंबर से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। इस मौसमी परिवर्तन की वजह से कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बरसात होगी। कुछ एक जगह पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल और बिहार भी गरज के साथ तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12 सितंबर तक और ओडिशा में 12 से 13 सितंबर को इसी तरह का बारिश का मौसम बना रहेगा। IMD के अनुसार आज यानी 10 सितंबर को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से व्यापक स्तर की बरसात के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 12 सितंबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ तेज वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल बारिश का मौसम रहने की संभावना है। वहीं असम और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर 12 सितंबर को बहुत भारी बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यूपी में आज भी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। वहीं उत्तराखंड में 9 सितंबर से शुरू हुआ बारिश का मौसम 13 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। दिल्ली NCR में भी मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया है। शुक्रवार को भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई थी, जबकि शनिवार रात को तेज बरसात हुई। आज रविवार को भी दिल्ली NCR में बारिश के आसार बने हुए हैं।
फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।